नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में वार्ड पंच का बूढ़ी गंडक नदी में शव मिलने से इलाके में सनसनी, परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। कथित रूप से बरेली शराब पीने से बुजुर्ग की मौत, परिवार वालों ने कहा जानबूझकर पिलाई गई है जहरीली शराब। और बेकाबू ट्रक ने यात्री से भरी ऑटो में मारी जबरदस्त टक्कर, 10 घायल, 1 की मौत। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में 2 दिनों से गायब वार्ड पंच का बूढ़ी गंडक नदी में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट पुल के नीचे की है। शव मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। जवान बेटे शव देखकर परिवार के लोग चीत्कार मारने लगे। मृतक की पहचान अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा माई स्थान निवासी स्वर्गीय बबन सिंह का 30 वर्षीय पुत्र अविनाश कुमार के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची सिकंदरपुर थाने की पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। परिवार के लोगों ने हत्या कर शव को बूढ़ी गंडक नदी में फेंके जाने की आशंका जाहिर की है। बताया जाता है कि अविनाश शेखपुरा पंचायत का वार्ड पंच था और वे 21 तारीख से लापता थे। परिवार वालों ने काफ़ी खोजबीन की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद शनिवार की दोपहर उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि परिवार वाले के आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप लोग को सुबह 11 बजे हम तो ड्यूटी चले गए थे। 10 बजे 11 बजे जब वहाँ ड्यूटी से हमको फ़ोन आया, मेरा भतीजा है राज, उसका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा चचा एक क्लास मिला है, देख लीजिए कि चचे हैं, लग रहा है टी शर्ट और जीन्स से। तो हम लोग गए वहाँ पर तो देखे कि पूरा बालू पे लपटा उपटा था। तो हम लोग पानी उनी से मुँह धो के देखे तो पूरा मार के कोई फेंका हुआ था। वैसा ही पूरा दाग उग सब है, पूरा जबड़ा उबड़ा सब फूला हुआ है, पूरा पीछे पीठ उठ पे सब पे दाग है, पूरा बेल्ट उल्ट से मारा हुआ है। किसी से कोई दुश्मनी था क्या? दुश्मनी अब बाहर उसको किस से था वो नहीं पता। वो खुद अपने वार्ड का पंच था। क्या दिन से गायब है? ये आपको 21 तारीख को 5 बजे से निकला था। क्या घर से बोल के निकला था? बोल के कुछ नहीं, वो तो ऐसा ही निकलते घूमने के लिए निकला था। क्या शक है आप लोग को? मार के फेंका है। किसके द्वारा फेंका? कुछ शंका शक वगैरह है? शक अभी तक किसी पर तो नहीं है। इंसाफ चाहिए, जांच करके इसका गया तो पूरा मुंह में मतलब अथी लगा हुआ था, कादू लगा हुआ था। तो पानी लेकर के देखो अथी किए तो मुंह से खून आ रहा था। तो जैसे चोट उठ कर नहीं रहता है वैसे ब्लड, मतलब दोनों साइड से ब्लड आ रहा है। कान में मारे तो कान में भी ब्लड लगा हुआ है। पूरा पीछे में पीठ साइड में पूरा बॉडी में लग रहा है कि जैसे कोई मारता उड़ता है तो उस तरह से चोट है। चोट का निशान है? चोट का निशान है पीठ में। क्या शक है आप लोग? मर्डर का शक है और क्या है। मार दिया गया, कोई दुश्मनी से मारा है। किसी से कोई विवाद वगैरह था? घर आसपास में किसी से कोई विवाद नहीं है। मोबाइल कहाँ है इनका? न मोबाइल है उसका, न गला का अथी पे न सोना का लैकेट भी गायब है। मोबाइल भी गायब है उसका। डायरी है वो भी पर्स को लगता है कि फाड़ा उड़ा गया है, कोशिश किया गया अथी करने का। पर्स भी फटा हुआ मिला है, जेबी में घुसाया हुआ वैसे। क्या मांग है आप लोग का? उसमें न्याय हो, उसमें मांग क्या है, जो दोषी है उसको कार्रवाई हो, जो भी हो। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिवार वालों ने जहरीली शराब पिलाने से मौत के आरोप लगाए हैं। इसके बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। घटना मीनापुर थाना क्षेत्र के हरपुर वर्ष मुशरी टोला की है। मृतक की पहचान सिवायपट्टी थाना क्षेत्र के बनघरा वार्ड 5 निवासी 55 वर्षीय चंदेश्वर शाह के रूप में हुई है। मृतक पेशे से हलवाई था। सूचना पर पहुंचे मीनापुर थानेदार कुमार संतोष रजक दलबल के साथ मौके पर पहुंचे।
छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। बताया जा रहा है कि चंदेश्वर शाह धान का पैसा लेकर हरपुर वर्ष गया था। इसी दौरान सीता देवी के घर के पीछे उसका शव बरामद किया गया। बताया जाता है कि सीता देवी और उसका आदमी चुलाई शराब बनाकर बेचा करता था। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि शराब पीने से चंदेश्वर शाह की मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल सकेगा। 8 बजे में निकले हैं सुबह, बोले हैं जा रहे सामान लाने खेत के खाद। 10 बजे में फ़ोन किया तब बोलू आ रहे हैं। उसके बाद एक आदमी गया है बुलाने 10:30 में आए हैं तो देखिए एक घर के सामने पीछे पड़ा हुआ था। घर के पीछे ही? घर के पीछे, अच्छा। दूसरे को घर के पीछे। कितना घर के पीछे? ये दारू उरू बेच रहा है। सीता देवी राम भरोस सहनी के दरवाजे के पीछे पड़ा था। और तो वहाँ पर दारू भी बेचता हाँ, था? दारू उरू बेच रहा है, स्वाद बेचता वही है। सब पिलवा दिया है? हाँ, नहीं पी रहे थे, पता ना कैसे न कैसे पिया के मार उड़ के फेंक दिया है। पैसा था, धान बिका था, वो पैसा था, हम दिए थे, सब पैसा निकाल लिया हुआ है। पीते उते थे? नहीं, कभी नहीं। काम पी क्या रहे। करते थे? काम हलवाई के काम करते थे। भोज भात। पैसा वैसा बाकी था? हाँ, नहीं पैसा वैसा कुछ नहीं बाकी था। धान के पैसा लाने गए थे, ये सब बाकी। हाँ, उसी में। क्या पिए हैं? कुछ बताया है लोग वहाँ पर का? नहीं बतला रहा है कोई नहीं। सब है कि भागल है? हाँ, सबको घर में बंद करके रखे हुए हैं। पुलिस गई थी? हाँ, पुलिस गया था। क्या बोला पुलिस? अब बोला है हम अपना काम करेंगे। आप लोग क्या शक है? और दारू पिला के मार दिया हुआ है। दारू पिला के? हाँ, दारू पिला के कुछ मिला के खिला दिया हुआ है। मार जहरीली के दारू? हाँ, कौन जहरीली दारू? जहरीली जहरीली दारू पिया के मार दिया हुआ है। जो घरे घरे बनाता नहीं है चुलाई वही। वाला? हाँ, स्वाद वाला। चुलाई वाला ना? हाँ, वही। उनका नाम क्या है? सीता देवी चंद्रेश्वर शाह। कितना उम्र है? 55 साल है। 55 साल है। आपके कौन? मेरा पापा है, क्या काम करते हैं? हलवाई के काम करते हैं, शादी ब्याह में भोज वोज बनाते हैं। नाम क्या है? अभी एक सूचना प्राप्त हुई है कि बॉर्डर पर सिवाईपट्टी और मीनापुर के बॉर्डर पर थाना क्षेत्र में डेड बॉडी पड़ा हुआ, उसका सत्यापन किया जा रहा है। एफएसएल टीम को सूचित किया गया है। फिर अग्रिम कार्रवाई जैसा होगा उसके बाद से हम लोग पुष्टि करेंगे। या लोगों के कहना है कि जहरीली शराब पीने से हुआ? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। इसे जांच पोस्टमार्टम के बाद जैसे भी बात आएगी उसे घर में दारू बेचा जा रहा है, लगातार बेचा जा रहा है, ऐसे मिलीभगत से बेचा जा रहा है। नहीं, प्रशासन की तरफ से हमेशा छापेमारी किया जाता है, नो रिकवरी रहता है, लेकिन फिर भी इससे निगरानी रखी जाती थी। क्या जी? जिनके घर से 100 बरामद की गई है वो लोग अभी वहीं पर है। घर नहीं, वो तो बगल में बरामद हुआ है, पुलिस को तो वहाँ से बरामद हुआ है। जैसे लिखित आवेदन देंगे उस तरह प्रक्रिया की जाएगी। मुजफ्फरपुर के गड़ा मानपुर चौक के पास एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब बतहू पंडित अपने परिवार के साथ नाती की शादी समारोह में शामिल होने औराई के मटिहानी गांव से सीतामढ़ी के हरिहरपुर गांव ऑटो से जा रहे थे। मानपुर चौक के समीप सामने से आ रहे बेकाबू ट्रक ने यात्री से भरे ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल बसंतपुर गांव के रंजीत झा की मौत हो गई। बथू पंडित ने बताया कि नाती की शादी में शामिल होने बनौली के लखिंदर राय का ऑटो रिजर्व कर पूरे परिवार के साथ हनुमान आराधना के लिए कीर्तन करने वाले 3 लोगों को लेकर सीतामढ़ी जा रहे थे। इसी दौरान मानपुर चौक के समीप सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ड्राइवर लखिंदर राय के साथ आगे बैठे चंद्र प्रकाश, नवल सिंह और रंजीत झा बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं सुनील सिंह, बधू पंडित, उनकी पत्नी मानती देवी, पोता हिमांशु, पोती राधा कुमारी और मधुबाला घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल रंजीत झा का इलाज के दौरान मौत हो गई। हम सब जाइत रहिए नाती के बियाह रहलक न,
तो हनुमान आराधना यथी से मान ले रही है तो सब चीज 5 गांव के गवैया के लेके 5 गोरा से जाइत रही सब आदमी 10 गोरा रहली है बउआ है तो जाइत रही है हरियरपुर बेटी की यहाँ नाती के बियाह है तो वही जाए तो हम सब पीछे ही नाती के पोती सबके लेके पीछे रहली आई हनुमान आराधना होती है शनिचर के आ सोमवार के दिन बरियाती जाते हाँ तो इन्हीं से मान ले रही तो इन कहलथिन से एती से सब गोरा के ले जाई छी गाड़ी से आ ओती ही पूजा उजा करा देबै सुनली बउआ तो वो अगाड़ी गढ़ा गेलै न तो वही पेट्रोल पंप पर ठोकर मार देलकै ये सब हम सब पीछे रहली तो भाग बनलिए से गाड़ी हम उतर के घेटे हमर फंस गेल घेटे बउआ फंस गेल हिन एक हाथे हमरा निकालैत हता। घटना है ये घटना है कि ये लोग पूजा कार्यक्रम में जा रहे थे उस कारण ये दुर्घटना हुए हैं। जो भी दुर्घटना हुई है ट्रक पकड़ा गया है पर ट्रक वाले से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है तो हम चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द गाड़ी छोड़ के भाग गया है एक्सीडेंट के बाद ये गहरा पेट्रोल पंप के पास हुआ है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे हरियरपुर जा रहे थे कोई प्रोग्राम से शादी विवाह के कार्यक्रम। आगे से मारा कि पीछे से? आगे से मारा। क्या घायल है आप लोग? 8 आदमी का 8 आदमी घायल। 8 आदमी घायल और ड्राइवर? जिसमें से ड्राइवर को तो और बुरा स्थिति है। गंभीर क्या वो है? गंभीर 4 आदमी गंभीर है। जो आगे बैठा हुआ था? आगे बैठा हुआ है। पीछे वाला सब मामूली? ये बच्चे है बच्चे के नाक से ब्लेड आ गया है। क्या वो बच्चा था उसमें? 3 बच्चा था। किसके शादी में जा रहे थे? वो अपना लड़की के शादी में जा रहे थे अटेंड करने के लिए। नाम क्या हुआ? जाए तलिए शादी पर कहाँ? हरियरपुर मटिहानी से जी। उसके बाद की हो रही है? उसके बाद गौड़ा से में थोड़ा सा माने गौड़ा से इधर थोड़ा सा टेकौर के बीच में मार कौन मारा? ट्रक वाला जी। कितना लोग सवार थे? और इसमें सवार थे 10 आदमी। सब घायल और कुछ बहुत ही घायल। हरियरपुर जा रहे थे। किसका शादी में जा रहे थे? नाती के जी। नाती के शादी में। पीछे से मारा के आगे से? जिन्हें आगे से मार के सीधे भूंजी टेम्पू पर टेम्पू हमारे से ठीक ठाक रहा कि बात ना है बड़ा आराम से हमसे जाता है। आप रहने वाले यहीं के हैं? जी हम वही में हमरे काम से जाता है। कहाँ के रहने वाले? मटिहानी के। बिहार उपचुनाव की 4 सीटों पर 13 नवंबर को हुए मतदान के बाद आज नतीजे सामने आ गए। बिहार के चारों विधानसभा सीट इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। इस जीत पर एनडीए ने हर्ष व्यक्त किया है। बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि महागठबंधन के पास ना कोई नेता है ना कोई नीति है, जबकि एनडीए के पास जादुई व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी जैसे कद्दावर नेता हैं। ऐसे नेतृत्व के आगे महागठबंधन टिक नहीं सकता है। केदार गुप्ता ने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, इसका अंत 2025 के विधानसभा में होगा, जहां प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत होगी। वहीं पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि महागठबंधन गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। हम जब प्रचार के लिए गए थे तो उसी समय कह दिए थे कि चारों सीटों पर एनडीए की जीत होगी। तेजस्वी यादव के पास ना तो कोई नीति है ना कोई सिद्धांत है। वहीं प्रशांत किशोर को उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट बताते हुए कहा कि नेता वह नहीं बनाते हैं बल्कि नेता जनता बनाती है। अभी उन्हें बहुत काम करने की ज़रूरत है। देखिए, इसके लिए मैं तरारी विधानसभा की महान जनता, रामगढ़ के महान जनता और वह दोनों जगह के बेलागंज और इमामगंज की महान जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं पहले भी कहा था कि बिहार में महागठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है। महागठबंधन के पास न नेता है और न नीति है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पास नेता भी है। हमारे यहाँ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जैसे दुनिया के सबसे बड़ा नेता का नेतृत्व है और बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जैसे नेतृत्व है।
तो ऐसे नेतृत्व के आगे महागठबंधन टिक ही नहीं सकता है। बिहार में 2005 के बाद जो विकास की गति चला है, आज उसी तीव्र गति से जो है बिहार आगे बढ़ रहा है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्पना है, वह बिहार होकर ही गुजरता है और बिहार विकसित होकर के रहेगा 2025 में। यह तो अभी आंधी है, अभी जो है यह सिर्फ यह समझिए कि एक शुरुआत है और इसका अंत जो है 2025 के जो विधानसभा होगा उसमें प्रचंड बहुमत से एनडीए के जीत के साथ करें। प्रशांत किशोर काफी दावे कर रहे थे। प्रशांत किशोर, मैं पहले भी कहा था, कॉरपोरेट लोग हैं, इनके पास पैसा है, वोट नहीं है। पैसा के बल पर भले या जो इधर उधर कर ले, लेकिन वोट इनके पास नहीं है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार पहले भी रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। महागठबंधन ठगबंधन है और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज आप चुनाव के परिणाम देख करके आप पूछ रहे हैं। हम लोग आज से 13 तारीख को ही जब चुनाव हुआ था और चुनाव प्रचार में हम लोग गए थे, हमने कहा था कि मनोरमा देवी का जीत जदयू का 25,000 से ऊपर होगा और हमारे रामगढ़ के प्रत्याशी अशोक सिंह का भी जीत भारी बहुमत से होगा। मैं दोनों जगह गया था और पूरे बिहार का चुनाव जीते हैं, महाराष्ट्र भी जीते हैं, देश भी जीते हैं। इसलिए तमाम अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और अपने वोटर्स को धन्यवाद प्रकट करते हुए अपने नेता यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी को हम लोग हमेशा आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सतायु हो उनके नेतृत्व में बिहार की सरकार फिर बने और देश की चौथी बार भी सरकार बने। काफी दावे कर रहे थे। अरे तेजस्वी यादव दावे करते हैं, जमीन है ही नहीं दावा करना, तब छोटी मुंह बड़ी बात। निश्चित तौर पे वो खोखला हैं, खोखला रहेंगे क्योंकि उनका कोई न नीति है न कोई सिद्धांत है। प्रशांत किशोर काफी दावा कर रहे थे कि चुनाव में हम मंत्री बनाते हैं और नहीं, देखिए ये प्रोडक्शन फैक्ट्री नहीं है कि राहुल गांधी आलू से सोना बनाते हैं, तो प्रशांत किशोर जी का फैक्ट्री नहीं है कि वो नेता बनाते हैं। नेता बनाने का अधिकार जनता को है। प्रशांत किशोर जी ठीक है, एक इवेंट मैनेजमेंट करता है, मैनेज कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। राजनीति में सबको प्रयास करना चाहिए। मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक पर 7 अक्टूबर 2024 को एक ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की मौजूदगी से सड़क जाम और ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की घटना पर सीजीएम कोर्ट में मामला दर्ज हुआ था। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी सहित कई अन्य मामलों में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये मामला गंभीर है, इसे लेकर एसएसपी काजी मोहम्मदपुर थाने से रिपोर्ट लेकर सौंपने को कहा गया है। इस मामले में परिवादी सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि बीती रात अक्टूबर को शॉप के उद्घाटन के दौरान सड़क जाम हो गई थी और ट्रैफिक सिग्नल को बंद किया गया था। अब इस मामले में 2 दिसंबर को कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर की है। शिल्पा शेट्टी के साथ साथ मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन समेत 4 के खिलाफ हमने एक मुकदमा दायर किया था 8/10/24 को। 7/10/24 को शिल्पा शेट्टी एक ज्वेलरी के दुकान के उद्घाटन के क्रम में आई थी। उस समय अनऑथराइज रूप से 4 से 5 घंटा सड़क कलमबाग चौक जाम रहा और फोर्स खड़ा होकर के सड़क को जाम करवाया, लाल बत्ती बंद करा दिया गया। उसी को लेकर के दर्ज मुकदमे में माननीय सीएम साहब ने थ्रू एसएसपी के माध्यम से केएमपी थाना प्रभारी से रिपोर्ट तलब किया है कि आपने कैसे यह जो सड़क जाम हुआ वो कैसे हुआ, किसकी अनुमति से हुआ, आपने कोई कार्रवाई की कि नहीं की, कोई एफआईआर इसमें दर्ज किया कि नहीं किया। विस्तृत जानकारी उनको सीएम साहब ने मांगा है और 2 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है। उससे पहले उनको रिपोर्ट सबमिट करना है। हमने आरोप लगाया था कि जानबूझ करके सेलिब्रिटी के पीछे सारा प्रशासन मिलकर के सड़क को जाम कराया, जिससे कि लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। मैं भी जा रहा था, मुझे भी काफ़ी परेशानी हुई और इसकी सूचना पूर्व में प्रशासन द्वारा नहीं दी गई कि दिनांक इतना को इतना से इतना बजे तक सड़क फलाने कार्यों से बाधित रहेगा, जाम रहेगा, आप फलाने रूट से अपना आवागमन कीजिए। इसमें हमने सेक्शन लगाया था बीएनएस का 225/23 के साथ साथ 189, 189 1, 2, 191, 190, 91, 199 BC के साथ साथ एविडेंस एक्ट 62 और 63 यह धारा मैंने लगाया था और माननीय सीएम साहब ने इसको एक्सेप्ट करके और यह रिपोर्ट की मांग की है। कब की तारीख है? 2 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, उससे पहले उनको रिपोर्ट सबमिट करना है।
अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा नियुक्त बिहार प्रभारी सचिव सह उत्तर बिहार प्रभारी सुशील कुमार पासी ने शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ संवाद किया, जिसमें पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर परिचर्चा की। मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए सुशील कुमार पासी ने कहा कि बिहार की जनता अब कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। सभी पार्टियों का शासन देखने के बाद बिहार की जनता नारा दे रही है, आओ चलें कांग्रेस की ओर। उपचुनाव में मिली हार पर सुशील कुमार पासी ने कहा कि इस चुनाव में अधिकतर सत्ताधारी पार्टियों की जीत होगी। इसका असर 2025 के विधानसभा के चुनाव में पड़ने वाला नहीं है। झारखंड चुनाव में जीत पर हर्ष व्यक्त किया, वहीं महाराष्ट्र चुनाव में हार पर समीक्षा की बात कही। मौके पर जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद अजय निषाद, मुजफ्फरपुर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मयंक कुमार मुन्ना, कृपा शंकर शाही सहित सैकड़ों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं सुशील पासी, राष्ट्रीय सचिव AICC और बिहार का प्रभारी हूँ। मुजफ्फरपुर आया हूँ कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों से संवाद करने के लिए, उनसे चर्चा परिचर्चा करने के लिए और संगठन की मजबूती के लिए, बूथ स्तर तक संगठन के निर्माण के लिए अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से, विधायक जी से और सारे जिले के पदाधिकारी, पूर्व सांसद सबके साथ बैठक करके संगठन के निर्माण करके लिए आए हैं, क्योंकि बिहार की जनता अब कांग्रेस की ओर देख रही है। सभी का शासन देखने के बाद और नई पीढ़ी हो चाहे पुरानी पीढ़ी हो, वो कांग्रेस को याद कर रही है और एक नारा दे रही है, आओ चलें कांग्रेस की ओर। तो बिहार की जनता कांग्रेस की ओर मुड़ रही है और उसी को मजबूती करने के लिए मैं अपने मुजफ्फरपुर के पदाधिकारियों के साथ चर्चा परिचर्चा और संवाद करने के लिए आया हूँ। उपचुनाव में हार हो गई है, 4 उपचुनाव हुआ 4 सीट पर, उसको किस प्रकार? देखिए, ये जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के चुनाव होते हैं, उनके दंड फंड के चुनाव होते हैं। जो बाई इलेक्शन होते हैं ज़्यादातर सरकार के ही नतीजे होते हैं, तो इससे जो मेन इलेक्शन होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये सरकार के तिकड़म का चुनाव होता है, ये कोई जनादेश नहीं है, ये सरकार का अपना चुनाव था। सरकार ने अपने तरीके से अपनी मशीनरी को प्रयोग करके जो है सरकार ने अपना फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा किया है। महाराष्ट्र में चुनाव में हम क्या हारे, किस लिए हारे हैं, इसकी समीक्षा हो रही है। लेकिन हम झारखंड में जीते भी हैं और आदरणीय प्रियंका गांधी जी 4 लाख वोटों से अधिक जीते हैं। तो अभी हम मध्य प्रदेश में भी जीते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस चुनाव में हमको अपेक्षा जीत की महाराष्ट्र में थी, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी उसकी जांच पड़ताल हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। और जिस प्रकार का जनादेश आया है, ऐसी अपेक्षा न महाराष्ट्र के लोगों को थी और न मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को थी। दौरा कर रहे हैं जिला का, किस प्रकार पार्टी को मजबूत कीजिएगा? हम संगठन का निर्माण करने के लिए बूथ स्तर तक संगठन का निर्माण करेंगे और हमारा काम है कि हम जिलों पे जाते हैं और जिला अध्यक्ष के माध्यम से पूरे जिले के संगठन की संरचना को मजबूत करते हैं। और पूरे बिहार में मजबूत करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय सचिव बना करके मुझे बिहार का प्रभारी बनाया है। हम हर जाति धर्म के लोगों को जोड़ रहे हैं और सबकी उम्मीदें कांग्रेस की तरफ से हैं। आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है बिहार में कांग्रेस एक मजबूत संगठन बनकर खड़ा होगा। मुजफ्फरपुर भाजपा के संगठन पर्व को लेकर शनिवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिला संगठन चुनाव सहयोगी और मंडल अध्यक्षों की उपस्थिति रही। कार्यशाला कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के तैल चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गान के साथ की गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गोविंदगंज विधायक जिला संगठन पर्व प्रभारी सुनील मणि तिवारी ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अध्यक्षों का संरचना साफ सुथरी संगठन पर्व प्रणाली के तहत करती है। इसी के तहत अभी मंडल संगठन पर्व सहयोगियों को मनोनयन किया गया है, जो शक्ति केंद्र पर जाकर शक्ति केंद्र संगठन पर्व सहयोगी बनाएंगे और हर बूथ पर बूथ अध्यक्ष के साथ साथ पन्ना प्रमुख बनाने का काम करेंगे। हम आए हैं और यहाँ के मुजफ्फरपुर जिला के हम संगठन पर्व अधिकारी हैं, यानी चुनाव अधिकारी हैं। मेरे ही देखरेख में सभी मंडल का
चुनाव संपन्न होगा। संगठन पर्व हम लोग चुनाव शब्द है, लेकिन हम लोग का संगठन पर्व करना है, क्योंकि सर्वसम्मति से इसको करना है। और ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसमें ये नहीं है कि भाई कहीं चुनाव शब्द होगा। नॉमिनेशन फॉर्म भी है, नॉमिनेशन भी करना है, लेकिन सर्वसम्मति से उसको विड्रॉल भी करना है और सर्वसम्मति से उसको चुनना है। आज इसी के कार्यशाला है कि हमारे जितने भी मंडल के, हम लोग मंडल कहते हैं प्रखंड को हम लोग मंडल कहते हैं। कोई बड़ा प्रखंड है, उसमें हम लोग 2-3 मंडल बना दिए हैं। वहाँ पर हम लोग आज हम चुनाव पदाधिकारी डिक्लेयर किए थे, उन्हीं का सब लोग आया था और उनको बताया है कि आपको जाना है मंडल में और पंचायत में आपको क्या करना है, जिसको हम लोग शक्ति केंद्र कहते हैं। और शक्ति केंद्र में भी ये चुनाव प्रभारी बनाएंगे और उसके तहत कैसे कैसे चुनाव करना है, इसी संबंधित आज हम लोग का बैठक था। शनिवार को इनर व्हील लिच्छवी के द्वारा एक निर्धन लड़की की शादी में सहयोग किया गया। संस्था के द्वारा लड़की की शादी के लिए साड़ी, कपड़े, बर्तन सेट और पैसे देकर सहयोग किया गया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि लड़की के माता पिता साग सब्जी बेचते हैं और काफ़ी निर्धन है, इसलिए इनका इनर व्हील लिच्छवी के द्वारा सहयोग किया गया है। साथ ही बताया कि संस्था के द्वारा हर साल 12 से 13 निर्धन कन्याओं की शादी में सहायता करने का संकल्प लिया गया है। इस साल यह 5वीं लड़की की शादी है, आगे भी हम लोग इसको जारी रखेंगे। मौके पर मृदुला रानी, डॉक्टर मीरा चौधरी, डॉक्टर प्रेरणा नाथ, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर प्रियंका, मीरा श्रीवास्तव, पिंकी, रीता पाराशर, अमलेश कुमारी, वंदना विजयलक्ष्मी, रजनी, अध्यक्ष लवली साहू, एडिटर प्रेरणा नाथ सहित संस्था से जुड़े कई अन्य लोग मौजूद थे। हमारे यहाँ से हम लोगों ने ये प्रतिज्ञा की है कि संकल्प लिया है कि हर साल हम कम से कम 12 गरीब बच्चियों के शादी का खर्च हम लोग उठाएंगे या फिर मतलब उनको सहायता करेंगे। तो इसी क्रम में पिछले साल भी हमने 12-13 लड़कियों की शादी का में सहायता किया था और इस बार भी हम ये 5वीं लड़की है जिसकी हम सहायता कर रहे हैं। तो हमारा यही हमारा जो क्लब का मोटो वो यही है कि सर्विस एंड सर्विस टू सोसाइटी। तो हम लोग इसी तरह से सोसाइटी में सर्विस करते रहते हैं और जो भी गरीब तबका है या जिस तरह के अगर बच्चों को किसी चीज़ की कमी है तो वो सब हम पूरा करते हैं। वृद्धाश्रम जाके वहाँ पे सामान हम लोग डोनेट करते हैं। तो यही सब हमारा इनर व्हील का काम होता है। मुजफ्फरपुर के DRCC सभागार में शनिवार को फ़रोग़-ए-उर्दू सेमिनार सह मुशायरा एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन और अध्यक्षता जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने की। मौके पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की ओर से उर्दू के फ़रोग़ को लेकर राज्य सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई और राज्य स्तर, जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय के सतत विकास की चर्चा की गई। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उर्दू भाषा किसी एक समुदाय की भाषा नहीं है। उर्दू के क्षेत्र में बहुत से रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। जिले में नियुक्त उर्दू के शिक्षक के सराहनीय कार्य से विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों के बीच रुचि बढ़ी है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि यह कार्यक्रम हर साल जिले में मनाया जाता है और इस तरह के और कार्यक्रम कराने पर जोर दिए। फ़रोग़-ए-उर्दू सेमिनार ज़िला उर्दू भाषा कोषांग मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में आज जो है 23 तारीख को आयोजन DRCC में किया गया है। इसमें सबसे मुख्य बिंदु ये है कि उर्दू हमारी राज्य की दूसरी भारतीय भाषा है। उर्दू के क्षेत्र में बहुत से रोजगार हैं। उर्दू के क्षेत्र में नौकरियां भी मिल रही है। अब उर्दू किसी एक कौम और मजहब की ज़ुबान नहीं रह गई है। उर्दू पढ़ने वाले तमाम जो हैं अगर वो डिग्री रखते हैं तो उर्दू से वो शिक्षक भी बने हुए हैं, वो शाखाए मुस्लिम हो या अदर भी बिरादरियाँ हो। दूसरी बात है कि उर्दू के क्षेत्र में उच्च एजुकेशन की भी यहाँ पर व्यवस्था है जो लड़के ले भी रहे हैं और तरह तरह के उर्दू के क्षेत्र में स्कीम भी चल रहा है। अब जो है इस प्रोग्राम के तहत एक मैसेज जाएगा कि जो लोग उर्दू के लिए कहीं नावाकिफ़ थे तो ये मैसेज जाएगा कि नहीं, उर्दू की अहमियत समझनी चाहिए। उर्दू जो है हमारा एक ज़िंदगी का एक मकसद हल करने में बहुत बड़ा ये रोल अदा कर रहा है। आज कुछ क्या और क्या मैसेज देने की ज़रूरत है? हाँ, मैं मैसेज ये दे रहा हूँ कि जब भी इस तरह की सेमिनार हो तो केवल सेमिनार ही तक नहीं, अपने गांव और टोले में भी जाकर उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमेशा काम करना चाहिए। और उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान भी है और द्वितीय भारतीय भाषा होने के तहत सरकार की बहुत सी योजनाएं इसमें चल भी रही है। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित होता है और इस कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष हम लोगों को
पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। बहुत खुशी की बात है कि राज्य सरकार जिस तरह से उर्दू के विकास के लिए, चाहे वो प्रशासनिक शब्दावली में जो उर्दू को बढ़ावा देने को लेकर के बात हो रही है, या बच्चों की शिक्षा दीक्षा में चाहे युवक युवतियां जो अपनी पढ़ाई इस विषय में कर रहे हैं या इस विषय का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये काबिले तारीफ़ है। और इस तरह के सेमिनार से, इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से जो है काफ़ी उर्दू के विकास और संवर्धन में सहायता मिलती है। और जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है वो भी लगातार प्रयास कर रहा है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो विभिन्न वर्गों से जो हमारे समाज के बीच जो नए लड़के लड़कियां जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कैसे बेहतर हम लोग सुविधाएं दें, इस दिशा में लगातार हम लोगों का प्रयास है। तो आज इस उर्दू सेमिनार में हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो विभाग की योजनाएं हैं उनके बारे में भी बताया जाए और सेमिनार का सब लोग बढ़िया से लाभ उठाएं, लुत्फ़ उठाएं। यही हम लोगों की गुजारिश है और यही हम लोगों का अनुरोध है। मैंने सभी लोगों को शुभकामनाएं दी है और इस तरह के कार्यक्रम लगातार भविष्य में भी हम लोग आयोजित करते हैं। नारी सशक्तिकरण वर्ष 2024-25 के अंतर्गत आयोजित शक्ति संवर्धन 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शनिवार को महापूर्णाहुति के साथ समापन हुआ, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने महायज्ञ में भाग लिया। नारी सशक्तिकरण कैसे हो, इस पर चर्चा हुई। शांति कुंज हरिद्वार से आई हुई टोली की बहनों ने शानदार संगीत एवं प्रवचन के माध्यम से दिव्य संदेश दिए। टोली नायक संध्या तिवारी के माध्यम से यज्ञमय जीवन अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाई गई। विभिन्न तरह के संस्कार जैसे यज्ञोपवीत, मुंडन, नामकरण, विद्यारंभ, दीक्षा संस्कार कराए गए। सभी लोगों से कुरीति और नशा उन्मूलन का संकल्प कराया गया। साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवन जीने की कला सीखने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से यज्ञ समिति संयोजिका सोनी तिवारी, विमला त्रिवेदी, शशिकला राय, सुगंधा चौधरी, सीता पांडे, शशि भूषण ठाकुर, ललितेश्वर प्रसाद सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, इंद्र मोहन कंठ, सुरेंद्र पांडे, रत्नेश्वर पांडे, कृष्णकांत वर्मा, रमन बिहारी, प्रभात कुमार आदि उपस्थित थे। 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के चौथे दिन सुबह में यज्ञ का कार्यक्रम था और विभिन्न संस्कार कराए गए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, मुंडन संस्कार हुआ, नामाकरण हुआ और भी बहुत सारे संस्कार हुए। और उसके बाद विदाई की घड़ी आई, जिसमें टोली की पहले भगवान की विदाई की गई, बहुत ही भावुक क्षण था। फिर टोली की विदाई की गई। सारी बहनें जो ब्रह्मवादिनी टोली शांति कुंज हरिद्वार से आई थी, आज उनकी टोली की विदाई की गई और उन लोगों की विदाई के साथ ही आज यज्ञ का समापन। शनिवार को एक प्रयास मंच के द्वारा मुजफ्फरपुर में ठंड में सड़क दुर्घटना रुकने के लिए शहर में घूम घूम कर वाहनों पर रेडियम रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि बिना रेडियम लाइट और बिना रेडियम सड़क पट्टियों की सड़कों पर खड़ी वाहनों, तेज गति से चलने वाले कारों, दोपहिया वाहनों सहित सवारी गाड़ियों को बड़ा खतरा है। बिना रेडियम लाइट के सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों से टकराने के कारण हर साल सैकड़ों हादसे सभी मार्ग पर होते हैं। वैसे तो हादसे पूरी साल होते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऐसे हादसे से कड़ाके की ठंड में कुहासा के दौरान अधिक होते हैं, क्योंकि ठंड में कुहासा गिरना शुरू हो जाता है, जिसके कारण रात में सामने दिखना कठिन हो जाता है। सामने खड़ी वाहन या आ रही वाहन में रेडियम रिफ्लेक्टर स्टिकर नहीं होने से दुर्घटना होती रहती है। दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए मंच के द्वारा एक प्रयास किया गया। अपने शहर मुजफ्फरपुर में ठंड के समय सड़क दुर्घटना न हो, इसके लिए जो एक पहल की गई और पहल ये की गई कि वाहनों पर यानी कि गाड़ी पे रेडियम स्टिकर लगाया गया। एक प्रयास मंच द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर के वाहनों पर रेडियम स्टिकर लगाकर एक पहल की गई। पहल इसलिए की गई, होता क्या है कि बिना रेडियम वाली वाहन और बिना रेडियम वाली लाइट वाली सड़क जो होती है, जिसपे मतलब खड़ी वाहन या आती जाती वाहन जब आती है तो ऐसे में दुर्घटना होती रहती है। पता नहीं चल पाता है कि सामने गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। और खास कर ये घटना तब होती है जब ठंड का समय आता है। अभी ठंड का समय आने वाला है और कुहासा मतलब जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये घटना रफ्तार होती है। होता क्या है कि कुहासा जब होता है मतलब कि उस समय सामने दिखना कठिन होता है और ऐसे में खासकर ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर के जो बड़ी ट्रॉली होते हैं उस सब पे होता क्या है कि वो बैकग्राउंड में उसके पीछे में लाइट इंडिकेटर रहते नहीं है और ऐसे में वो गाड़ी खड़ा है या जा रही है और पता नहीं चलता है और ऐसी घटना होती रहती है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रयास मंच द्वारा एक पहल की गई। पहल ये की गई कि रेडियम
रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाया गया। ये स्टिकर ऐसा स्टिकर होता है जो रात में चमकता है। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही है या जा रही है, जब वो लाइट पड़ेगा तो वो स्टिकर चमकेगा, ऐसे मालूम चल जाएगा कि सामने कोई गाड़ी खड़ी है या जा रही है, और ऐसे में दुर्घटना होने से बच जाएगी। आज एक प्रयास किया गया और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी आगे आए और इस तरह का कार्यक्रम करें ताकि दुर्घटना बच सके। और साथ ही मैं वाहन मालिकों से कहना चाहूँगा, खासकर ट्रैक्टर ट्रॉली जो भी इस तरह के होते हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के जो पीछे में जो होते हैं, मतलब जगह होते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली में होता है कि वो इंडिकेटर रहते नहीं है, तो उसमें अपने वाहन में रेडियम रिफ्लेक्टर लाइट लगाकर ही उसको बाहर निकालें ताकि दुर्घटना न हो सके। मुजफ्फरपुर ट्रैफिक पुलिस को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से जूरन छपरा स्थित आसव हॉस्पिटल में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वायु के दूषित होने और जीवन शैली में खराब बदलाव के कारण ट्रैफिक पुलिस को कई बीमारियों से जूझना पड़ता है। नियमित जांच और समय पर इलाज से उनका जीवन बेहतर किया जा सकता है। लगभग 100 पुलिस कर्मियों ने इस स्वास्थ्य जांच शिविर में भाग लिया। इसमें चिकित्सा परामर्श, ब्लड प्रेशर की जांच, ECG मॉनिटरिंग, खून में ग्लूकोज की मात्रा, फेफड़ों की जांच की गई। आसव हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि कामकाज से होने वाले खतरों ने ट्रैफिक कर्मियों के जीवन को मुश्किलों से भर दिया है। मौसम की खराब स्थिति, धूल, प्रदूषण, गर्मी और ठंड के साथ उनमें कई स्वास्थ्य समस्याओं के विकास का जोखिम होता है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अपनी स्वास्थ्य की बिगड़ी हुई स्थिति के बारे में भी नहीं जानते थे। जांच शिविर से पता चला कि उनमें से लगभग 30% लोग किसी न किसी तरह की सांस संबंधी बीमारियों जैसे अस्थमा, फेफड़े, गले में जलन से पीड़ित थे। मुख्य रूप से उन्हें उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या और हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगी ज़्यादा देखने को मिले, और उनमें से कुछ को लंबे समय तक खड़े रहने के कारण जोड़ों में दर्द की शिकायत भी थी। हेल्थ चेकअप कैंप में स्वास्थ्य संबंधी सलाह देते हुए पल्लव कुमार ने बताया कि जीवन शैली में किस तरह के बदलाव लाना ज़रूरी है। ट्रैफिक कर्मियों को दवाओं के साथ कई और जांच करवाने की सलाह दी गई ताकि उनकी देखभाल और इलाज दोनों ही अच्छे से हो सके। दवाओं के अलावा उन्हें योग, नियमित एक्सरसाइज करने की सलाह दी गई और प्रदूषण की मार से बचने के लिए ड्यूटी के वक्त पॉल्यूशन फ्री मास्क पहनने की सलाह दी गई। पहले तो प्रयोजन के बारे में हम बात करें, ट्रैफिक पुलिस के जितने भी जवान हैं, महिला या पुरुष, वो लोग बहुत ख़राब स्थिति में काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी स्थिति ख़राब है, लेकिन ख़राब परिस्थितियाँ मतलब कि प्रदूषण में लगातार एक जगह पे खड़े होकर करके, और जो गाड़ियों के द्वारा फैलाया जाए प्रदूषण है, जो सड़क पे जो प्रदूषण है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग तो घर में रह कर के थोड़ा बहुत सेफ भी होते हैं, लेकिन उन लोगों पे लगातार प्रदूषण की मार पड़ती रहती है, जिसके कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। खास करके प्रदूषण उनके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो हम लोगों ने जस्ट अपना एक छोटा सा प्रयास किया है कि जो भी प्रदूषण के कारण जो भी बीमारियां या जो बदलाव उनके शरीर में आ रहे हैं, जिसके कारण कि उनका स्वास्थ्य गिरता है या फिर कुछ बीमारियों के चपेट में आते हैं, तो उसकी जांच हम लोग एक निःशुल्क जांच करने की हम लोगों ने व्यवस्था की है आज। और यहाँ पे हमारे जो भी विशेषज्ञ या फिर सुपर स्पेशलिस्ट जो भी डॉक्टर्स हैं, वो उसमें उनकी मदद कर रहे हैं, और काफ़ी संख्या में उन लोगों का हमें सहयोग प्राप्त हुआ। मैं कहूँगा सहयोग, अगर वो हमसे इस निःशुल्क जांच शिविर में जांच कराने आए हैं तो लगभग 100 के आसपास में जो ट्रैफिक के जवान हैं, वो लोग यहाँ पे, महिला और पुरुष सारे लोग जो है यहाँ पे आज आकर के अपना जांच कराया। देखिए, ट्रैफिक पुलिस का हमने टेस्ट करवाया है, जो श्वास से संबंधित जो भी उनकी बीमारियां होती हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में या भी अपने पूरे शहर में धूल मिट्टी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है और पॉल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे ट्रैफिक पुलिस जो भी हैं, उनको काफ़ी समस्या आती हैं, चाहे वो कितना भी मास्क का ही यूज़ करें, फिर भी उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। कि अगर कोई भी नॉर्मल इंसान अगर सांस लेता है और वो धूल मिट्टी कंटिन्यूसली लेता है, तो उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, जो कि यही सांस लेने की वजह से आगे चल के जो है वो अस्थमा, जो कि जिन्हें दमा के रोग से जाना जाता है, उनको दमा होने का पूरा चांस रहता है। तो इसी से रिलेटेड हमने एक अवेयरनेस कैंप लगाया है यहाँ पे, और ताकि जो भी हमारे ट्रैफिक यातायात नियमों का जो हमारे पुलिस वाले हैं, उनके लिए हम एक बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें और उनका टेस्ट कर सकें कि उनके लंग्स में कितना कुछ वैसा कुछ अगर पॉल्यूशन जा रहा है,
और बाकी इसके बचाव के क्या तरीके हैं वो बचाव का तरीका हम उन्हें बता रहे हैं। और प्रॉपर्ली अगर जिस समय वो ड्यूटी में रहते हैं, सड़क पे रहते हैं, उस समय उन्हें मास्क का प्रयोग करना है और किसी भी तरह से धूल मिट्टी से बच के रहने का हम लोग उनको बस बता रहे हैं। और साथ में जो हमारे यहाँ पे आसफ हॉस्पिटल है जो जुर्रन छपरा में है, वहाँ पे डॉक्टर वैभव शंकर जो काफ़ी बड़े यहाँ पे श्वास से संबंधित चिकित्सक हैं, तो वो यहाँ पे कंटिन्यूसली रहते हैं। तो उनसे भी जितने भी हमारे ट्रैफिक पुलिस हैं उनको हम लोग स्वास्थ्य उपचार के बारे में जो भी उनको जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए, वो हम लोग प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बस प्लानिंग है कि हम लोग हर सैटरडे को यहाँ पे जितने भी अभी आने वाले, क्योंकि हमारे पास अभी पता चला कि 140 ट्रैफिक से जुड़े हुए पुलिसकर्मी हैं, तो उनका हम लोग वीकली बेसिस पे सब लोगों का टेस्ट कराएं और जो भी उन्हें प्राथमिक उपचार या जो भी इससे रिलेटेड, श्वास से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, वो हम उनका सही कराने का कुछ ऐसा करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।